बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, कल हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स की कंप्लीट बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हल्का सा मैं इसका आपको दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। तो यानी हम यूँ कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज हमने पढ़े थे, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सेम चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज हों, एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को ये चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब सपोज कि हमारे पास दो चार्ज हैं। एक हमने कहा था सोर्स चार्ज होता है, इस चार्ज के गिर्द इसका फील्ड पैदा होता है। इस फील्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जैसे हमने चार्ज लिया, उसके गिर्द इसका फील्ड पैदा हुआ। जिस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होता है, फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब हमने यहाँ पे एक कल पॉइंट चार्ज भी पढ़ा था। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसका कोई डायमेंशन ना हो, तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। जैसे हम दो कोई चार्ज लेते हैं, उन चार्जेस के दरमियान फोर्स प्रेजेंट होती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो यानी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को यूँ कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों, आप जानते हैं हमारी जो होल बॉडी है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से कंपोज्ड है। इन एटम और मॉलिक्यूल को जिस चीज़ ने आपस में बॉन्ड किया हुआ है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब यहीं से आज हम इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 12.1 जो कि कूलम लॉ है। देखिए, चार्ल्स कूलम फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। 1874 के अंदर उसने दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, इसको मैयर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और इन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसने मैथमेटिकल फॉर्म में ड्राइव किया। यानी उसने जो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, इसको मैयर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उनका रिजल्ट एक मैथमेटिकल फॉर्म में ड्राइव किया। तो हम इस लॉ की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब ये जो हमने चार्ज लिए हैं, ये कौन से चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of the charges। यानी क्या मतलब, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, इन मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जानते हैं कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब प्रोपोर्शनल है तो हम इसको रिप्रेजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमने यूज कर दिया। दो चार्ज, सपोज के फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है, तो फर्स्ट बात वो ये कह रहा है कि जो फोर्स है इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब हमने चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान ये डिस्टेंस लिया हुआ है जिसको हम R स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी बात उसने ये कही कि ये जो फोर्स है, द फोर्स यानी कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर दो चार्ज क्लोज क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगी, अगर दो चार्ज दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगी। और हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो यूँ लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इनको अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r²। और आप जानते हैं जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट यूज करते होते हैं, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर r²। अब यहाँ पे जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, K की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं। K वैल्यू डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स, तो वो फैक्टर देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो Q की वैल्यू है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 जो फैक्टर है वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट यूज। इससे क्या मुराद है, देखिए हमने यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, SI सिस्टम यूज कर रहे हैं, FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं या CGS सिस्टम। सपोज अगर हम चार्ज के लिए यूनिट कूलम यूज करते हैं, डिस्टेंस r के लिए मीटर यूनिट यूज करते हैं, तो फोर्स के लिए यूनिट हम न्यूटन यूज करेंगे। यानी तमाम यूनिट एक ही सिस्टम के अंदर लेंगे, SI सिस्टम के अंदर। तो पहला जो K की वैल्यू डिपेंड कर रही है वो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज पर डिपेंड कर रही है। दूसरा जो डिपेंड कर रही है वो है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। देखिए हमने दो चार्ज लिए थे Q1 और दूसरा लिया था Q2। अभी तक इन दो चार्जेस के दरमियान हमने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ, तो इन दो चार्जेस के दरमियान क्या है, फ्री स्पेस है। तो जो K की वैल्यू है वो इस मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो फिर हम अगर K की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो K की वैल्यू फिर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखें एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी कांस्टेंट है। अब जैसे हमने पीछे फर्स्ट ईयर की क्लासेस के अंदर कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज याद रखी थी, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, जो कि इस चीज़ के बराबर है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब अगर हम इस फैक्टर में K की वैल्यू को पुट करते हैं तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो K की जो वैल्यू वो आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, तो इनको आपने MCQs के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें कूलम लॉ का इन फ्री स्पेस के लिए, तो फ्री स्पेस के लिए कूलम लॉ की जो हमारे पास वैल्यू है वो ये आ गई, F इज इक्वल टू K की अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। बच्चों यहाँ पे जो फोर्स आई है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स वो होती है जो दो चीज़ों के बाहमी इश्तराक की वजह से। देखें जैसे ही हम यहाँ पे हम देखें Q1 जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा Q2 पर और Q2 भी उसी वक्त फोर्स एग्जर्ट करेगा Q1 पर। तो अब यहाँ पे जो फोर्स होगी वो दोनों के इश्तराक की वजह से होगी, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। इसी को अब हम कूलम लॉ को देख लेते हैं, कूलम लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ in term of vector form।
या इसी को यूं भी कहा जा सकता है कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, यानी कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म या कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए हमने कहा था कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। हम सपोज करते हैं कि पहले जो है Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जब Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये हमने फोर्स की डायरेक्शन को शो कर दिया। अब फोर्स की जब डायरेक्शन को शो किया तो इसको हम यूँ लिखेंगे F21, क्योंकि ये इस चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हमने इसको लिख दिया F21। अब यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को हम शो करेंगे, तो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो यूनिट वेक्टर हमने यूज कर दिया R21। तो अब हम कूलम्स लॉ को जब लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इनटू R21। R21 किसके लिए है? यूनिट वेक्टर के लिए। अब सेकंड केस में हम यूं कहते हैं कि ये हमारे पास Q2 है और ये हमारे पास Q1 है। अब हम कहते हैं कि Q2 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पे, तो अब फोर्स की डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि ये म्यूचुअल फोर्स है। जितनी फोर्स Q1 Q2 पे एक्सर्ट करता है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी एक्सर्ट करता है। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस फोर्स को हम लिखेंगे F12 और यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे R12, और इस फार्मूले को हम यूँ लिखेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R12। अब इसको आपको इक्वेशन का नाम दे दें, सपोज इक्वेशन ए आ गई, हमारे पास इक्वेशन बी आ गई। देखिए आप लोग जानते हैं कि F फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, F21 और F12 म्यूचुअल फोर्स है, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर ये जो यूनिट वेक्टर है हम इनको लिख सकते हैं कि जो R21 है वो इक्वल है माइनस R12 के, क्योंकि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इन माइनस R12। इस माइनस को हम अगर पहले ले लें तो F21 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R12। अब इस सारी फैक्टर को देखें तो ये किस चीज़ के बराबर आ रहा है? F12 के बराबर आ रहा है, तो F21 इज इक्वल टू आ गया माइनस F12। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है, यानी ये इस फोर्स का एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है, यानी जितनी फोर्स राइट साइड की जानिब एक्ट करेगी उतनी फोर्स लेफ्ट साइड की जानिब एक्ट करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म या इन टर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों अभी तक हम कूलम्स लॉ को फ्री स्पेस के लिए स्टडी कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, किसी मीडियम को प्लेस कर देते हैं, यानी दो चार्जेस के दरमियान पहले फ्री स्पेस थी, अब इन दो चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम को प्लेस कर देते हैं और इफेक्ट ऑफ मीडियम को स्टडी करेंगे कि कूलम फोर्स पे मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। देखो बच्चों ये बात याद रखें, जैसे ही हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को प्लेस करेंगे, सपोज हमारा एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अब इन दो चार्जेस के दरमियान हमने सपोज कोई मीडियम प्लेस कर दिया, तो ये बात याद रखें मीडियम प्लेस करने से हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑलवेज डिक्रीज होगी। क्या होगा कि दो चार्जेस के दरमियान जैसे आप मीडियम प्लेस कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अब ये कितनी डिक्रीज होगी वो डिपेंड करेगी फैक्टर एप्सिलॉन आर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। अब एप्सिलॉन आर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं, यानी जैसे जैसे दो चार्जेस के दरमियान
मीडियम को चेंज करते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वो भी चेंज होती जाएगी। हमारे बुक के अंदर इन मीडियम का एक टेबल दिया हुआ है और एप्सिलॉन आर की डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यूज दी हुई है, तो एमसीक्यूज के लिए हम उस एप्सिलॉन आर की वैल्यूज को भी याद रखेंगे। इट मीन फिर जब हम मीडियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला यूं हो जाएगा कूलम्ब लॉ के मुताबिक 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज का इजाफा करेंगे, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है जो हमने दो चार्जेस के दरमियान मीडियम के तौर पर प्लेस किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और वैक्यूम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको हम सपोज की कोई इक्वेशन कह देते हैं सी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन डी। तो ऐसा करते हैं, आप डिवाइड कर दें इक्वेशन डी को इक्वेशन सी पर। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो ये सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, और यहाँ पे रह जाएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या था, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो अगर हम यहाँ से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करें तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गई है, रेशो आ गई है। किस चीज़ की रेशो आ गई है, दो चीज़ों की रेशो है, दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स जब क्या है, वैक्यूम है, और दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान हमने मीडियम को प्लेस किया हुआ है। तो यानी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वैक्यूम एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज प्लेस। तो इट मीन कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जब वैक्यूम होगा उस वक्त वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम वैक्यूम के लिए देखें तो जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, और अगर हम एयर की बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.006, यानी नियरली इक्वल वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।